स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आपने इस फ्रेज को कई बार सुना होगा, दैट द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास अपने आप को दोहराता रहता है। और जैसा ही कुछ पंजाब में देखने को मिल रहा है, जहां 40 साल बाद फिर से कुछ लोग भीड़ के साथ धर्म का चोला पहने बंदूक की नोक पर स्टेट और सेंटर के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं पंजाब में न्यूली इमर्ज्ड रेडिकल प्रीचर और प्रो खालिस्तान लीडर अमृतपाल सिंह की, जो मिड 70s से लेकर 1984 तक पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट के लीड रहे सिख मिलिटेंट जरनैल सिंह भिंडरनवाले के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। वही भिंडरनवाला जिन्हें कुछ लोग आज भी मार्टियर ऑफ द सिख कम्युनिटी मानते हैं, तो वहीं गवर्नमेंट की नजरों में वो एक टेररिस्ट थे। लेकिन भिंडरनवाले की मौत के 4 दशक बीत जाने के बाद एक बार फिर 29 साल का नौजवान अमृतपाल न केवल पूरे पंजाब की सियासत में उथल पुथल मचा रहा है, बल्कि उसने एक वायरल वीडियो के माध्यम से सीधा भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह तक को खुली चुनौती दे दी है। इसमें उसने कहा है कि अगर इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने खालिस्तान मूवमेंट के राह में कोई भी अड़ंगा लगाने की कोशिश की, तो उनका भी वही हश्र होगा जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का हुआ था। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी खालिस्तान मूवमेंट और भिंडरनवाला के विरुद्ध उठाए गए स्ट्रॉन्ग एक्शंस के इफेक्ट में श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड ने 33 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे में प्रश्न पूछा जाना लाजमी है कि आखिर ये अमृतपाल सिंह है कौन, जिसे भिंडरनवाला 2.0 कहा जा रहा है, और आखिरकार ये खालिस्तान मूवमेंट है क्या, जो अब तक भारत के एक PM और पंजाब के एक CM के साथ साथ हजारों लोगों की मौत का कारण बन चुका है। लेकिन अपनी इस कोशिश में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, खालिस्तान मूवमेंट के इस री इमर्जेंस या इस नए भिंडरनवाले 2.0 के बारे में समझने से पहले चलिए हम खालिस्तान मूवमेंट और उसमें जरनैल सिंह भिंडरनवाले की भूमिका को ब्रीफली समझ लेते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया, और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि UPSC CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 UPSC एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा, और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें NCERT से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स, और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 16 मार्च है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। दोस्तों, अगर हम स्कॉलर्स की माने तो एक सोवरन सिख स्टेट के ओरिजिन की जड़ें औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और 9th सिख गुरु तेग बहादुर जी के एट्रोसियस मर्डर तक जाती हैं, जहां औरंगजेब से तेग बहादुर जी की हत्या का बदला लेने और मुगलों के खिलाफ सिखों को एकजुट करने के लिए 1699 में 10th सिख गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की। यहां हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खालसा का मतलब होता है प्योर, और ये खालसा पंथी सिख धर्म में अपनी अटूट आस्था और फुल डिवोशन के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें उस दौरान सिखिज्म में ही एक वॉरियर क्लास की तरह ऑर्गेनाइज किया गया था, और जिसका कर्तव्य था मुगल सल्तनत के दौरान चल रहे इस्लामिक रिलीजियस ऑपरेशन से मासूमों की रक्षा करना। यहाँ से सिख रिलीजन में मिलिट्री क्लास या ऑर्गेनाइजेशन की परंपरागत शुरुआत हो गई, जिसने आने वाले समय में बंदा बहादुर और उनके बाद राजा रंजीत सिंह के अंडर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत समय तक खालसा एम्पायर के रूप में सिख रूल और ऑर्डर को स्टैब्लिश करके रखा। इस सिख एम्पायर की राजधानी लाहौर थी, और यह एम्पायर आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के एक बड़े भूभाग से मिलकर बना था। इसी दौरान कहीं ना कहीं ये सिख सोवनिटी सिखिज्म का एक इंटेग्रल पार्ट बन गई। यही कारण है कि 18th सेंचुरी में शुरू हुआ राज करेगा खालसा या खालसा विल रूल का स्लोगन, जो एक समय में सिख आर्मी का वॉर क्राई हुआ करता था, वो धीरे धीरे सिख प्रेयर्स और अरदास को कंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल होने लगा, जो आज भी जारी है। हालांकि तब इस अरदास को नेगेटिव सेंटिमेंट्स में नहीं इस्तेमाल किया जाता था।
दोस्तों दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप में हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन यानी लाहौर सेशन हिस्टोरिकली काफी सिग्निफिकेंट माना जाता है, क्योंकि इसी सेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज या डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को प्रेजेंट किया था। इसके पहले हमेशा कांग्रेस और उसके दिग्गज लीडर्स डोमिनियन स्टेटस या वेगली डिफाइंड वर्ड स्वराज की बात करते आए थे, लेकिन इस सेशन में कांग्रेस ने क्लियर कर दिया कि अब वो इस मूवमेंट में ब्रिटिश एम्पायर के कंप्लीट और इंडिपेंडेंट सेल्फ रूल की डिमांड के साथ ही आगे बढ़ेगी। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस डिक्लेरेशन को भी 3 डिफरेंट फैक्शंस ने रिजेक्ट कर दिया था, और 3 सेक्ट्स में पहले थे मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, जो इस डिक्लेरेशन से अलग कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के लिए एक नए मुल्क की चाहत रखते थे। दूसरे थे B.R. अम्बेडकर, जो इंडिपेंडेंट इंडिया में दलित वर्ग के फ्यूचर को लेकर चिंतित थे, और तीसरे थे शिरोमणि अकाली दल के मास्टर तारा सिंह, जो कि सिख्स के लिए एक होमलैंड चाहते थे। हालांकि इसके लिए खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया जाना अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उनकी मंशा साफ थी। वो हिस्टोरिकली सिख टेरिटरी रहे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पोर्शन को सिख्स के लिए एक अलग देश के रूप में बनाना चाहते थे। इसी कड़ी में खालिस्तान का पहला जिक्र 1940 में आया, जब मुस्लिम लीग की ओर से उठी पाकिस्तान की डिमांड के बीच ही सिख लीडर डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने भी इसी तरह की एक मांग सिखों के लिए रखी। डॉक्टर भट्टी ने अपनी इस मांग को पॉपुलराइज करने के लिए छपवाए गए पैम्पलेट्स में ऑफिशियली पहली बार इस अलग सिख नेशन के लिए खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। यह हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रपोज्ड खालिस्तान को मुस्लिम डोमिनेटेड पाकिस्तान और हिंदू डोमिनेटेड हिंदुस्तान के बीच एक बफर स्टेट के रूप में इमेजिन किया जा रहा था, जो इन दोनों देशों के सिख मेजोरिटेरियन रीजन से मिलकर बनाया जाना था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के सिख मेजोरिटेरियन पंजाब प्रांत के अलावा करंट हिमाचल प्रदेश स्टेट के कुछ हिली रीजन्स भी शामिल थे। जाहिर सी बात है कि सिख होमलैंड की परिकल्पना खालसा एम्पायर के बेसिस पे ही की जा रही थी, लेकिन डॉक्टर भट्टी के इस मांग को उस समय इतना तूल नहीं मिल पाया और खालिस्तान की डिमांड को डोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स द्वारा सिरे से नकार दिया गया, जिनका मानना था कि धर्म के आधार पर संयुक्त भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए। इसके बदले बहुत से कांग्रेस लीडर्स, जिनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के सिख लीडर्स को यह भरोसा दिलाया कि आज़ादी के बाद सिख की ऑटोनॉमी और उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को उचित सम्मान दिया जाएगा। ऐसे में सिख लीडरशिप और खासतौर पर शिरोमणि अकाली दल के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस बहुत बढ़ गई थी, जिनका मानना था कि भारत के इंडिपेंडेंस के साथ ही उन्हें भी कंसिडरेबल ऑटोनॉमी मिल जाएगी। इसी बीच मार्च 1946 में सिख पॉलिटिकल पार्टी अकाली दल ने एक रेजोल्यूशन पास करके सिख रिलीजियस कम्युनिटी के लिए फिर से एक अलग पंजाब की डिमांड को प्रोक्लेम कर दिया, लेकिन उनकी ये उम्मीद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में धराशायी हो गई, जिसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बेसिक सेटअप को बनाते समय सिख्स को हिंदू की कैटेगरी में ही माना गया था, ना कि मुस्लिम्स की तरह अलग कैटेगरी में। ऐसे में सिख लीडर्स का यह आरोप था कि ऐसा करके सिखों की रिलीजियस डाइवर्सिटी को नजरअंदाज किया जा रहा है और हिंदू मेजोरिटी में उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के समय भी रिलीजन या लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया था। ऐसे में जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो तब के पंजाब स्टेट को जिस तरह फॉर्म किया गया था उसमें सिख्स की पॉपुलेशन 1/3 से भी कम थी। ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान के बीच पंजाब के बंटवारे का दर्द झेल रहे कुछ सिखों ने इसे धोखा मान लिया। वहीं कुछ सिख लीडर्स ने इस मौके को रिलीजन के नाम पर मास को कंसोलिडेट करने के लिए यूज किया, जिसके प्राइम पर रहे शिरोमणि अकाली दल की डिमांड थी सिख्स के लिए भारत से अलग एक सोवरेन नेशन या फिर कम से कम भारत में ही एक ऑटोनोमस सिख स्टेट हो। हालांकि इस बारे में सिख हिस्टोरियन हरजोत सिंह ओबरॉय का कहना है कि जहां एक और ये बात सही है कि 18th सेंचुरी से ही सिख्स और पंजाब टेरिटरी का एक हिस्टोरिकल लिंकेज स्टैब्लिश था, लेकिन दूसरी ओर ये बात भी उतनी ही सही है कि पंजाब कभी भी सिखिज्म का एक डिफाइनिंग फैक्टर नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम सिखिज्म के इतिहास को देखें तो वो हमेशा पैन इंडिया फैला हुआ था। यही कारण है कि उसके मेन स्क्रिप्चर गुरु ग्रंथ साहिब में नॉर्थ से लेकर साउथ इंडिया के अलग अलग संतों के वर्क भी कंपाइल किए गए हैं। वहीं सिखिज्म के बहुत से मेजर सीट्स जैसे बिहार का तख्त श्री पटना साहिब और महाराष्ट्र का हजूर साहिब पंजाब से बाहर स्टैब्लिश्ड है। ऐसे में उनका मानना है कि पॉलिटिकल माइलेज और रिलीजन के बेसिस पर डाइवर्जनरी पॉलिटिक्स खेलने के लिए कुछ सिख पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा ही पंजाब को सिखिज्म के एक डिफाइनिंग फैक्टर की तरह एस्टैब्लिश करने की कोशिश 1930 से ही आर्टिफिशियली शुरू की गई थी, जो मुस्लिम डोमिनेंट पाकिस्तान और हिंदू मेजोरिटेरियन इंडिया से अलग अपना डोमिनेंस स्थापित करना चाहते थे। अब कारण जो भी माना जाए, लेकिन सिख ऑटोनॉमी और पंजाबी लैंग्वेज बेस्ड स्टेट दोनों ना मिलने से न्यूली इलेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट और शिरोमणि अकाली दल के अंडर सिख लीडर्स के बीच
पंजाबी स्पीकिंग पंजाब स्टेट की डिमांड को लेकर तानातानी भारत की आज़ादी के साथ ही शुरू हो गई थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि आज़ादी के बाद अकाली दल लेड सिख लीडर्स चाहते थे कि ऑटोनॉमस नेशन ना सही लेकिन कम से कम हिंदी स्पीकिंग हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से अलग एक स्पेसिफिक पंजाबी स्पीकिंग पंजाब स्टेट या पंजाब सूबे को स्टैब्लिश किया जाना चाहिए, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कुछ हद तक ऑटोनॉमी प्राप्त हो। लेकिन इंडो पाक पार्टीशन के नाजुक हालातों के बीच आज़ाद हुए भारत की सेंट्रल कांग्रेस गवर्नमेंट ने आने वाले सालों में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जेवीपी कमेटी, फजल अली कमेटी इत्यादि का हवाला देते हुए भाषा के आधार पर पंजाब सूबे की डिमांड को मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में ये टसल लगभग 2 दशकों तक यूं ही चलता रहा। फाइनली मास्टर तारा सिंह और सिख प्रीचर संत फतेह सिंह साहिब के कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से आखिरकार नवंबर 1966 में पार्लियामेंट के पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही पंजाब स्टेट की डिमांड को भी मान लिया गया। लेकिन यहाँ ये टसल खत्म होने के बजाय और भी बढ़ गया। इसने आगे जाकर एक्टिव खालिस्तान मूवमेंट का रूप ले लिया। तो चलिए अब हम इस फेज के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, ये तो 1966 के पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद पंजाब एक अलग राज्य बन चुका था, लेकिन इस रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से उसे अभी भी अपनी राजधानी चंडीगढ़ को हरियाणा से शेयर करना पड़ रहा था। वहीं उसके द्वारा क्लेम्ड कुछ एरिया जैसे अंबाला, पिंजौर और करनाल हरियाणा को दे दिए गए थे। यही नहीं, रवि, ब्यास और सुतलज रवि के कैनाल सिस्टम से वाटर शेयरिंग को लेकर भी दोनों राज्यों के बीच कुछ विवाद था। इसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जिससे सबसे ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट इसी रीजन को मिला, जिससे यहाँ की लोकल और पॉलिटिकल कम्युनिटी और अधिक डोमिनेंट हो गई। ऐसे में इस स्टेट डिवीजन से असंतुष्ट और 1972 के स्टेट इलेक्शन में मिली हार के बाद अपने लिए राजनीतिक जमीन तलाशती अकाली दल ने 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया, जिसके जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट से रेडिकल डिवॉल्यूशन ऑफ पावर और पंजाब के लिए और भी ज्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड की गई, और जिसमें हरियाणा से पंजाबी स्पीकिंग एरियाज को पंजाब में ट्रांसफर करने और पंजाब को उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का राइट देने की मांग भी शामिल थी। ऐसे में अकाली दल की मांग थी कि डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, कम्युनिकेशंस, रेलवेज और करेंसी को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट पंजाबी कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ही कंट्रोल किए जाएं। यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि शिरोमणि अकाली दल को उस दौरान पंजाब के बड़े फार्मर्स की लॉबी बैक किया करती थी। वहीं स्कॉलर्स का मानना है कि अकाली दल की इस मांग की सीधी सी मंशा फिर से सिखों की रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडेंटिटीज को भारत से अलग दिखाने की थी। ऐसे में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को डिविजनरी और सेक्शनिस्ट मानते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस डिमांड को सिरे से नकार दिया। लेकिन तब तक पंजाब में धर्म आधारित राजनीति के बीज बोए जा चुके थे, क्योंकि ये बात सही है कि अकाली दल के इस रेजोल्यूशन को उस समय कोई खास अटेंशन नहीं मिली, लेकिन बहुत जल्द ही कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। और इस मोड़ ने न केवल सिख हार्डलाइनर्स के इस खालिस्तान मूवमेंट को, बल्कि आने वाले समय में पूरी भारतीय राजनीति को उलट कर रख दिया। इस नए मोड़ का नाम था जरनैल सिंह भिंडरानवाले, जो उस समय दमदमी टकसाल नाम की सिख ऑर्गेनाइजेशन का हेड था, और जिनकी शुरुआत तो सिख धर्म के प्रीचर के तौर पर हुई थी। लेकिन 1970 का दशक खत्म होते होते मानो वो पंजाब की पॉलिटिक्स का सेंट्रल पॉइंट बन चुके थे। हालांकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि भिंडरानवाला को इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस और खासतौर पर इंदिरा गांधी की पंजाब में पॉलिटिकल माइलेज पाने की पॉलिटिक्स भी जिम्मेदार थी, क्योंकि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी उस समय कांग्रेस को पंजाब में मजबूत करने के लिए अकाली के विरुद्ध एक बड़ा चेहरा चाहते थे। लेकिन 1980s का दशक आते आते उनका पासा उल्टा पड़ने वाला था, क्योंकि वो जरनैल सिंह भिंडरानवाले ही थे जिसने इस पॉलिटिकल टसल को खालिस्तान मूवमेंट के रूप में एक फुल फ्लेश्ड मिलिटेंट इंसर्जेंसी में बदलकर अगले एक दशक में इसे अपने चरम पे पहुंचा दिया। हालांकि स्कॉलर्स की माने तो भिंडरानवाले ने कभी भी ओपनली खालिस्तान की मांग नहीं की, लेकिन उनके सारे एक्शन एक ऑटोक्रेटिक स्टेट को डेवलप करने की ओर ही थे, क्योंकि वो बात तो ऑर्थोडॉक्स सिखिज्म को प्रमोट करने और हमेशा त्याग के लिए तैयार करने की करते थे। लेकिन हमेशा आर्म्ड बॉडीगार्ड से घिरे रहने वाले भिंडरानवाले खुली जुबान से स्टैब्लिश गवर्नमेंट को चुनौती दिया करते थे। इसी बीच 1982 में अकाली दल और भिंडरानवाले ने मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा लॉन्च कर दिया। इसका मकसद आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना था। इस बार भिंडरानवाला की मास अपील और पंजाब में बढ़ रहे पॉलिटिकल वैक्यूम के चलते हजारों की संख्या में यहाँ के लोग इस मूवमेंट से जुड़ गए, जिन्हें लगता था कि पंजाब की हर समस्या का समाधान भिंडरानवाला के पास ही है। कि लोगों को अब लगने लगा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी समस्याओं के प्रति
बहरी हो चुकी है, जो पंजाब सेपरेट स्टेट की मांग से लेकर चंडीगढ़ और रिवर शेयरिंग जैसे मुद्दों को भी अनसुना करती चली आ रही है। ऐसे में लोगों के बीच से पंजाब के मोगा जिले के गरीब किसान के घर से निकलकर धार्मिक खालसा पंथ को मानते हुए राजनीति के मंच पर जा पहुंचे भिंडरनवाले में उन्हें सुनहरे कल की उम्मीद दिखाई देने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे भिंडरनवाले की ऑफेंसिव लैंग्वेज एंटी गवर्नमेंट के साथ साथ एंटी हिंदू भी होती चली गई, जहां वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी सो कॉल्ड हिंदू कांग्रेस को सिखों के खिलाफ खड़ा हुआ बताते थे, जिसके अगेंस्ट वो अपने फॉलोअर्स को लास्ट बैटल फॉर विक्ट्री के लिए तैयार रहने की बात करता था। साथ ही वो सिख सोसाइटी में खालसा सेक्ट को रिस्टोर करने के साथ साथ हिंदू सिख प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिखों से कम 32 हिंदुओं को मर्डर करने की बात किया करते थे। साथ ही वो सिख्स को अपनी रक्षा करने और फ्यूचर के लिए तैयार रहने के लिए फायर आर्म्स एक्वायर करने की भी बात करता था। इस सब के बीच ही भिंडरनवाले के आदेश पर पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट के विरोध में खड़े लोगों के मर्डर शुरू हो गए। जो भी भिंडरनवाले के अगेंस्ट खड़ा दिखाई देता वो उनकी हिट लिस्ट में पहुंच जाता। इसी के चलते निरंकारी लीडर बाबा गुरचरण सिंह और हिंदू समाचार ग्रुप ऑफ पेपर्स के फाउंडर लाला जगत नारायण जैसे कुछ बड़े नामों को भिंडरनवाले के इशारे पर मौत के घाट उतार दिया गया था। यहाँ तक कि इन पेपर्स को बेचने वाले हॉकर्स को भी नहीं बख्शा गया। ये भिंडरनवाला द्वारा लगाई हुई आग ही का नतीजा था, जिसके चलते लगभग एक दशक तक पंजाब रिलीजन बेस्ड राइट्स, हाई स्केल्ड इंसर्जेंसी और इसके काउंटर मेजर के तहत हैवी पुलिस प्रोसिक्यूशन का गढ़ बना रहा। ऑफिशियल डेटा के अनुसार 1982 में धर्म युद्ध मोर्चा के एस्टैब्लिशमेंट से लेकर जून 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार तक महज 2 सालों में ही खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने 165 हिंदूज और निरंकारीज के साथ साथ भिंडरनवाले के अगेंस्ट खड़े 39 सिखों को भी मौत के घाट उतार दिया था। तो जैसा हमने आपको बताया कि भिंडरनवाले अब तक खालिस्तान मूवमेंट का चेहरा बन चुका था। पंजाब स्टेट पॉलिटिक्स के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं उसके सामने छोटी दिखाई देने लगी थी। इसका सबसे बड़ा कारण था उसे मिल रहा पॉपुलर सपोर्ट। वहीं इस मूवमेंट की आग को भड़काने में पाकिस्तान की ओर से भी फाइनेंशियल और आर्मर सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा था। ऐसे में 1984 का साल शुरू होते होते पंजाब में मिलिटेंसी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। निरंकारी, हिंदू, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जर्नलिस्ट को भी भिंडरनवाले के इस अनक्राउंड राज में सुरक्षित नहीं था। ऐसे में इंदिरा गांधी लेड गवर्नमेंट ने इस मुद्दे को सुलझाने की ठान ली थी। लेकिन जुलाई 1983 में ही अकाली दल प्रेसिडेंट हरचंद सिंह लोंगोवाल ने भिंडरनवाले को गोल्डन टेम्पल में ही आकर रहने का न्योता भेज दिया था। इसके बाद भिंडरनवाले ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल प्रमाइस को ही अपना हेडक्वार्टर बना लिया। पर इस रिबेलियन मूवमेंट में अगला बड़ा मोड़ तब आया जब जून 1984 में सिख की होलीएस्ट साइट गोल्डन टेम्पल में भारी असला बारूद के साथ अपना डेरा जमा कर बैठे भिंडरनवाले को बाहर निकालने के लिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के आदेश पर आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। लेकिन बारूद के नशे में चूर भिंडरनवाले और उसके समर्थकों ने गोल्डन टेम्पल के अंदर ही हथियार उठा लिए, जिसके चलते ये ऑपरेशन वायलेंट हो गया। ये वायलेंट ऑपरेशन तकरीबन 1 हफ्ते चला और इसमें प्राइम टारगेट भिंडरनवाले के साथ साथ ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 400 से ज्यादा डेथ और 1100 से ज्यादा लोगों को इंजरीज हुई। वहीं इंडियन आर्मी के भी 89 जवान शहीद हुए और 240 जवान घायल हुए। हालांकि कुछ अनऑफिशियल रिपोर्ट्स इस आंकड़े को कहीं ज्यादा आंकती हैं। लेकिन यहाँ भिंडरनवाला की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये ऑपरेशन न केवल इस इंसर्जेंसी के लिए बल्कि इंडिया के आने वाले फ्यूचर के लिए भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जो कि आर्म्ड ऑपरेशन गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसकर किया गया था, इससे सिख धर्म को मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। इसी के चलते 31 अक्टूबर 1984 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने गोलियां चलाकर हत्या कर दी। एक ऐसी घटना थी जिसने खालिस्तानी इंसर्जेंसी का रुख मोड़ के रख दिया और नदर्न इंडिया में एंटी सिख राइट्स शुरू हो गए, जिसे काबू कर पाने में स्टेट मशीनरी न केवल नाकामयाब साबित हुई बल्कि कुछ लोग इसमें दिल्ली स्टेट मशीनरी के इन्वॉल्वमेंट का भी आरोप लगाते हैं। सरकारी डेटा के अकॉर्डिंग इस एंटी सिख राइट में 3000 से ज्यादा सिख की जान गई थी, जबकि अनऑफिशियल टैली इसे 10 से 15,000 के बीच मानती हैं। इस घटना के बाद लगभग पंजाब मिलिटेंसी की आग में जलता रहा और उस दौरान खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, बब्बर खालसा एक्सेट्रा जैसे ढेरों मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव रहे। इस दौरान इस इंसर्जेंसी को पाकिस्तान के साथ साथ कैनेडियन एंड लंदन बेस्ड सिख ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन एंड सिख फॉर जस्टिस जैसी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन से भी
फंड एंड टेक्निकल सपोर्ट मिलता रहा, जिसके चलते 1984 से मिड 1990s तक बस बॉम्ब ब्लास्ट, ट्रेन अटैक्स, हिंदू वेडिंग्स में मास किलिंग्स, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शंस, रॉबरी और पुलिस ऑफिसर्स के असैसिनेशन का एक लंबा दौर चला। पंजाब के पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट पैरेलल गवर्नमेंट तक चलाने लगे, जहां यूथ को आर्म्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। इस बीच एक बार फिर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को प्रो खालिस्तान टेररिस्ट का गढ़ बनाने की कोशिश की गई। यहां तक कि भिंडरनवाले की मौत का बदला लेने के लिए 1985 में ही मॉन्ट्रियल से मुंबई जा रही एयर इंडिया फ्लाइट 182 में भी कनाडा में रह रहे सिख नेशनल्स द्वारा मिड एयर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया गया, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिका में हुए 9/11 अटैक तक इस एक्ट ऑफ टेररिज्म को एविएशन बेस्ड टेररिज्म का सबसे डेडलीस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। इसी कड़ी में अगस्त 1986 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के चीफ ऑफ स्टाफ रहे जनरल एस वैद्य की भी खालिस्तानी टेररिस्ट द्वारा हत्या कर दी गई। लेकिन लेट 1980s और अर्ली 1990s से पुलिस के हाई हैंडेड अप्रोच की वजह से इंसर्जेंसी में भारी कमी आई। इसका श्रेय काफी हद तक आईपीएस ऑफिसर केपीएस गिल और उनके द्वारा लेट 1980s में चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक थंडर को दिया जाता है। लेकिन अभी इस खालिस्तान मूवमेंट का एक काला अध्याय और लिखा जाना बाकी था। 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ में एक समारोह के दौरान पंजाब के सीएम बीएन सिंह और उनके 14 सहयोगियों और 3 कमांडोज की भी सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट में हत्या कर दी गई। इस घटना की जिम्मेदारी प्रो खालिस्तानी ग्रुप बब्बर खालसा ने ली थी। हालांकि इस घटना को इस खालिस्तान मूवमेंट की आखिरी बड़ी घटना माना जाता है, लेकिन सरकारी डेटा के अनुसार खालिस्तान मूवमेंट के नाम पर चल रहे इस प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट में 1700 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल, लगभग 8000 मिलिटेंट्स और 12000 सिविलियंस की जान गई। हालांकि धीरे धीरे पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट की आग धीमी पड़ गई, लेकिन आज भी ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे कभी भी पूरी तरह क्लोज नहीं माना जा सकता। यहाँ तक कि पार्लियामेंट के लास्ट मॉनसून सेशन में जारी हुई इंडियन पार्लियामेंट की अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की लिस्ट में खालिस्तानी वर्ड को भी ऐड किया गया है। ये दिखाता है कि आज भी ये शब्द क्या मायने रखता है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि भले ही खालिस्तान की जड़ें कई सौ साल पहले की हों, लेकिन इसे मिलिटेंट मूवमेंट बनाने का श्रेय कहीं ना कहीं जरनैल सिंह भिंडरनवाले को ही जाता है, जिसे अपने शुरुआती दिनों में कभी पॉलिटिकल माइलेज की वजह से तो कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में इग्नोर किया गया। लेकिन आगे जाकर यही चिंगारी बढ़कर न केवल पूरे पंजाब में बल्कि दुनिया भर में फैली सिख कम्युनिटी के हार्डलाइनर्स तक फैल गई। यही हार्डलाइनर्स आज भी इस मूवमेंट की आड़ में फिर से इस आग को हवा देने की कोशिश करते रहते हैं। नतीजा ये है कि जो सिख कम्युनिटी पूरी दुनिया में अपने सेवा की भावना, शौर्य, देशभक्ति, न्याय के वचन और कर्मठता के लिए जानी जाती है, और जैसा हमने देखा ये वही कम्युनिटी है जो कोविड या किसी भी कैलेमिटी या मिसहैप के दौरान मदद पहुंचाने के लिए सबसे आगे खड़ी रहती है। उस कम्युनिटी के इतिहास में भी रिलीजन और पॉलिटिक्स के गलत मेल से गुमराह होने की वजह से इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी का एक काला अध्याय जोड़ दिया गया। और आज एक बार फिर अमृतपाल सिंह के रूप में फिर से भिंडरनवाले को देखा जा रहा है, जिसकी शुरुआत भले ही पंजाब यूथ वेलफेयर और सिखिज्म के वचन से हुई हो, लेकिन उसके सफर का अंत कहीं न कहीं मिलिटेंसी की ओर ही जाता दिखाई दे रहा है। तो कौन है ये भिंडरनवाला 2.0? आइए जानते हैं। दोस्तों, यूं तो 1980 के दशक के बाद से ही खालिस्तान मूवमेंट केवल भारत तक सीमित न रहकर यूएस, यूके, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों तक फैलना शुरू हो गया है, जहां इसके रिप्रेजेंटेटिव्स अक्सर वहीं से बैठे बैठे भारत में डिसऑर्डर फैलाने की कोशिश करते रहे हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल हमें हाल ही में हुए फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान दिखा, जब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन प्रोटेस्ट के दौरान भी देश के बाहर की प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस का इन प्रोटेस्ट में हाथ होने की संभावना जताई थी। यही नहीं, इसी प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पर लाल किले को कैप्चर करने और वहां रिलीजियस फ्लैग्स लहराने का इंसिडेंट सामने आया था, इस बारे में तो हम सभी जानते हैं। ऐसे में हर कोई भारत में बढ़ते खालिस्तानी मूवमेंट की बात कर रहा था, लेकिन इसी सब के बीच शायद इस खालिस्तानी मूवमेंट को फिर से भारत में एक नया फेस मिल गया है, जिसका नाम है अमृतपाल सिंह संधू। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूं तो संधू अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के जल्लूपुर खेरा विलेज का रहने वाला है, लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही वो दुबई से लौटा है, जहां वो 2012 से अपना फैमिली ट्रांसपोर्ट बिजनेस संभाल रहा है। यहाँ आपके लिए जानना दिलचस्प होगा कि आज सिखिज्म और खालसा पर बड़े बड़े वक्तव्य देने वाले अमृतपाल दुबई में इसके बिल्कुल उलट शेव्ड बियर्ड और मॉडर्न हेयर स्टाइल फॉलो करता था, जबकि आज ये वारिस पंजाब दे नाम के एक न्यूली लॉन्च प्रेशर ग्रुप को हेड करता है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसे फार्मर प्रोटेस्ट में अपनी विवादास्पद भूमिका के लिए मशहूर रहे
एक्टर टर्न एक्टिविस्ट दीप सिद्धू ने बनाया था। वही दीप सिद्धू जिसके विरुद्ध 2021 के लाल किला वैंडलिज्म इंसिडेंट के बाद न केवल पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई थी बल्कि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस भी उसके अगेंस्ट खड़ी दिखाई देने लगी थी। लेकिन दीप सिद्धू की सडन डेथ के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन की कमाल अमृतपाल सिंह संधू के हाथों में सौंप दी गई और यहीं से अमृतपाल सिंह संधू कुछ ही महीनों में पंजाब पॉलिटिक्स और खालिस्तान मूवमेंट के सेंट्रल स्टेज पे आ गया, ठीक वैसे ही जैसे एक समय में भिंडरनवाले आ गया था। यही नहीं, भिंडरनवाले की तरह ही अमृतपाल रिलीजियस प्रीचिंग के साथ साथ सिख और खालसा सेक्ट को एकजुट करने और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का दम भरता है। साथ ही वो यूथ को हर मौके के लिए तैयार रहने के लिए वेपन्स इकट्ठा करने की भी मांग करता है, क्योंकि वो अपने भाषणों में वायलेंस को नीड ऑफ द टाइम बताता है। लेकिन उसने केवल इस तरह की बातें कही नहीं है, बल्कि हाल ही में एक चौंकाने वाला इंसिडेंट सामने आया है। बीते महीने 23 फरवरी को अमृतपाल के 100 से ज्यादा फॉलोअर्स ने अमृतसर के करीब अजनाला पुलिस स्टेशन को तलवार और बंदूकें लहराते हुए घेर लिया, जिसके बाद वहां तैनात पुलिस से वायलेंट क्लैश में एंगेज होकर अपने एक साथी लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान को रिलीज कराने की डिमांड करने लगे। वहीं भीड़ द्वारा अचानक हुए इस हमले में पुलिस का दल भी कहीं न कहीं हेल्पलेस दिखाई दे रहा था। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमृतपाल का एड लवप्रीत एक अलेज्ड किडनैपिंग केस की वजह से पुलिस कस्टडी में था। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जिन अमृतपाल सपोर्टर्स ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर अटैक किया वो अपने हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब लिए हुए थे। ऐसे में पुलिस रिलीजियस सेंटीमेंट की वजह से एक्शन नहीं ले पा रही थी। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद एक नाटकीय मोड़ लेते हुए फरवरी 24 को अजनाला कोर्ट ने लवप्रीत को पुलिस द्वारा फाइल्ड एक एप्लीकेशन के बेसिस पर डिस्चार्ज कर दिया, जबकि पुलिस या स्टेट गवर्नमेंट की ओर से राइटर्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ तक कि लवप्रीत की किडनैपिंग केस की जांच के लिए बिठाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी आनंद फानन में ये केस बंद कर दिया। ऐसे में अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को गौर से देखें तो भिंडरनवाला और अमृतपाल की अप्रोच में हमें काफ़ी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ हमें पंजाब में राइजिंग मिलिटेंसी के बीच करंट आप गवर्नमेंट भी उतनी ही कमजोर दिखाई देती है जितनी भिंडरनवाले के समय स्टेट गवर्नमेंट थी। यही कारण है कि अमृतपाल के इन सारे एक्शंस के रिस्पॉन्स में आप गवर्नमेंट के सीएम भगवंत मान अभी भी डिनायल मोड पर नजर आ रहे हैं। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाया जाता नहीं दिख रहा है। जबकि सितंबर 2022 में हुई दस्तरबंदी सेरेमनी के दौरान अमृतपाल ने खुद भी माना कि वो भिंडरनवाले के दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उसका कहना था कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि पंजाब की जनता के लिए ऐसा करना जरूरी है। हालांकि भिंडरनवाले से अलग वो खालिस्तान की मांग को खोलकर उठाता है। वहीं अमृतपाल की फैन फॉलोइंग का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जहां एक और इस सेरेमनी के दौरान वहां लगभग 600 लोग मौजूद थे, तो वहीं इसके बाद जब वो भिंडरनवाले के बर्थ प्लेस रोडे विलेज पहुंचा तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वहां 7,000 से ज्यादा की भीड़ उसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। ऐसे में अमृतपाल क्लियरली खुद को भिंडरनवाले के सक्सेसर के तौर पर पोजिशनिंग कर रहा है। पर क्या वाकई अमृतपाल का ये राइज केवल कोइंसिडेंस है या इसके पीछे भी कुछ कारण है? तो चलिए अब हम इस मुद्दे पर भी थोड़ा गौर कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम इसी बीच ग्लोबल इंसिडेंट्स पर गौर करें तो हम ये पाएंगे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तानी हार्डलाइनर्स फिर से खुद को संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक और कनाडा में ट्रकर्स के रूप में खालिस्तानी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तान रिफरेंडम का नैरेटिव फैलाया जा रहा है। यही नहीं, बीते 2 महीनों में ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी सपोर्टर्स द्वारा 4 हिंदू टेंपल्स को वेंडलाइज करने की भी खबर सामने आई थी। वही पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के कश्मीर और खालिस्तान को टारगेट करने के K2 एजेंडा के बारे में तो हम सब जानते हैं। ऐसे में खास तौर पर अजनाला इंसिडेंट के बाद सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी कान खड़े हो चुके हैं। ऐसे में भारत में इस भिंडरनवाला 2.0 का उदय और ग्लोबल लेवल पर खालिस्तान मूवमेंट में आई तेजी को मेयर कोइंसिडेंस नहीं माना जा सकता। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम की स्क्रिप्ट कहीं और बैठकर लिखी जा रही है। लेकिन फिर भी हमें अपने अंदर झांक के भी देखने की जरूरत है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा चिंता का विषय अमृतपाल सिंह संधू को ग्राउंड लेवल से मिलता आम जनता का सपोर्ट है, जो कि एक खतरे की घंटी है। यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि लोगों का ये सपोर्ट केवल खालिस्तान की आइडियोलॉजी को ही नहीं, बल्कि करंट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और रिडंडेंट होती जा रही पॉलिटिकल पार्टीज की नाकामी को भी दर्शाता है, जिनके कॉम्पिटेंस में भरोसा खो बैठने के बाद भी मॉब अपनी एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए किसी ऑटोक्रेटिक लीडर के पीछे खड़े होने तक को तैयार दिखाई देती है। पॉलिटिकल सेटअप में उनका हिलता कॉन्फिडेंस हम हाल ही में हुए फार्मर प्रोटेस्ट, लास्ट स्टेट कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुई मेजर इनकम्बेंसी
और जीरा लेकर फैक्ट्री प्रोटेस्ट के रूप में भी देख सकते हैं, जहां खास तौर पर फार्मर्स मूवमेंट के दौरान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उस मूवमेंट में इन्वॉल्व होने से दूर रखा गया, जिसके चलते यहाँ का यूथ अमृतपाल जैसे लीडर्स की ओर शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि 1970s में भिंडरनवाला के उदय के पीछे भी पंजाब का इसी तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम जिम्मेदार था। साथ ही करंट पंजाब स्टेट में बढ़ती जॉबलेसनेस भी इस फोकस शिफ्ट के लिए जिम्मेदार है। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्टूबर 2022 की टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में 20 से 24 साल के युवाओं के बीच बेरोजगारी दर 45% से भी ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर अमृतपाल को रोकने के साथ साथ सरकारों से कुछ और कठिन सवालों का जवाब मांगा जाना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए कि क्या वाकई रिलीजन और पॉलिटिक्स को आपस में जोड़ना सही है, क्योंकि हाल के कुछ सालों में देश की पॉलिटिक्स में रिलीजियस एलिमेंट्स तेजी से बढ़े हैं। हालांकि इसी बीच आ रही ताज़ा खबरों में पता चला है कि पंजाब सरकार ने एक्शन में आते हुए अमृतपाल के सहयोगियों के आम लाइसेंसेस रद्द करने के लिए स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या सरकार इस पर वक्त रहते काबू पा पाती है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ ये समझना जरूरी है कि यदि इस भड़कती आग को जल्द न रोका गया तो शायद फिर से एक ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा दाग हम सबके जहन पर लग जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई पंजाब की हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है? लेकिन इस प्रश्न का जवाब देने से पहले जरा सोच कर देखिए, क्योंकि असल में इतिहास खुद को नहीं दोहराता, बल्कि जब हम अपनी पिछली गलतियों या अनुभवों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हम वही गलतियां फिर से दोहराते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि इतिहास में घटित हुई घटनाएं फिर से उसी क्रम में घटने लगती हैं। ऐसे में हमारी सरकार और हम सबको चाहिए कि इतिहास की गलतियों से सीखते हुए हम समय पर सुधर जाएं, क्योंकि यदि फिर से भारत में अलगाव की चिंगारी भड़की तो ये एक ऐसी आग जगाएगी जिसे बुझा पाना मुश्किल होगा। ऐसे में हमें यूएस थिंकर जॉर्ज सेंटियाना का वो कोट याद रखना चाहिए, दोज हु कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। और इसी कोट के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या सुझाव है, किन कदमों के द्वारा इस भिंडरनवाले 2.0 को रोका जा सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, फाइंड आउट हाउ खालिस्तानी सेपरेटिज्म एंड कन्फ्रंटेशन with the Indian government developed. What tactics has the government employed to combat this separatism? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।